हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं एफएसएस एक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम हुए हैं वेरियस स्टेट्स में और सेंट्रल में प्रीवियस ईयर्स में, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एफएसओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। अगर आपने इस एक्ट को पहले से पढ़ रखा है तो इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये एक्ट पहले से नहीं पढ़ रखा है तो आप ये वीडियो देखने के बाद उस एक्ट को पढ़िए, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है एफएसएस एक्ट का, फूड एक्ट का, इसमें से हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टेट का एफएसओ एग्जाम हुआ हो या फिर सेंट्रल का, उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगेगी। लेट्स स्टार्ट। So the first question is Food Safety and Standards Act 2006 passed by Indian Parliament and notified on which date? So the FSS Act was passed by the Indian Parliament on 2nd of August 2006, but it was notified on 24th of August 2006. तो यहाँ पे क्योंकि 24th of August ऑप्शन नहीं है, so we will choose ऑप्शन C, अगस्त 2006। इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया में 2006 से पहले जब एफएसएस एक्ट आया, उससे पहले डिफरेंट फूड कमोडिटीज के लिए डिफरेंट एक्ट्स थे। इस वजह से जो बिजनेस ओनर्स थे और जो कंज्यूमर्स थे उनके बीच में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इस वजह से दिसंबर 2003 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एक फूड लॉ बनाया जाना चाहिए जिसमें कि सभी फूड आइटम्स कवर हो, उसमें कंज्यूमर्स कंप्लेन भी कर सके और सभी तरीके के बिजनेस ओनर्स से रिलेटेड जो भी लाइसेंसिंग वगैरह हो वो एक ही जगह पे। तो इसी जेपीसी रिपोर्ट के सजेशन के अनुसार अगस्त 25 को 2005 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। और जैसा कि हमको पता है कि कोई भी बिल जब आता है तो उसको हमें दोनों हाउसेज में पास करवाना पड़ता है, फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो एंड फ्रॉम लोकसभा ऑल्सो। दोनों पार्लियामेंट्री हाउस में जब बिल पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट से वो एक्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से इस बिल को दोनों हाउसेज में पास करवा दिया गया और अगस्त 2006 को ये एक्ट बन गया। इसके बाद इसी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया कि एक ऐसी बॉडी स्टेब्लिश की जानी चाहिए जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, जिसका नाम होगा FSSAI, विच मीन्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सितंबर 5, 2008 को FSSAI को एस्टेब्लिश किया गया और अगस्त 5, 2011 को FSSAI फुली फंक्शनल हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Food Safety and Standards Act 2006 operationalized on. It should be FSSAI. FSSAI operationalized on which date? So the right answer here is 5th August 2011. अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि FSSAI को एस्टेब्लिश किया गया 2008 में और ये फुली फंक्शनल हुआ अगस्त 5, 2011 को। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एफएसएसआई को एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में, लेकिन वो जो फुली फंक्शनल हुई और इम्प्लीमेंट हुआ उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो 2011 में हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट्स हैं इनके ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान एफएसओ में जो कि 2019 में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटेड टू रोल ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसमें पूछा गया है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस, ड्राइंग एंड सेंडिंग सैंपल्स फॉर फूड एनालिसिस अंडर एफएसएस एक्ट 2006। इसमें पूछा गया है कि इंस्पेक्शन और सैंपल वगैरह कलेक्ट करना ये सब काम कौन करता है। तो इसका आंसर है एफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, केरला एफएसओ में भी और एफएसएसआई का जो टीओ एग्जाम हुआ था उसमें भी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास और क्या क्या पावर्स होती हैं वो सब हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप एफएसओ बनते हैं तो आपका कुछ रेगुलर काम होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सैम्पलिंग और सेकंड है इंस्पेक्शन।
तो ये दोनों काम आपको रेगुलरली मंथली करने पड़ते हैं। आपको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट के हिसाब से आपको वो फुलफिल करना पड़ता है। तो नंबर 1 इज सैम्पलिंग, नंबर 2 इज सर्च एंड सीजर, मतलब कि आपको जो वेरियस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का जो प्रीमाइस है वहां पे जाके आपको इंस्पेक्शन तो करना ही है रेगुलरली, और अगर आप वहां पे कोई अनसेफ फूड देखते हैं या फिर अनसेफ प्रैक्टिस देखते हैं तो आपको सीजर का भी पावर मिला हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड सेफ्टी कंप्लेंट्स, अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेन करता है, अगर बिजनेस ओनर्स भी अपनी कोई कंप्लेन लेके आते हैं तो आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद इशूइंग कंप्लायंस डायरेक्शंस, मतलब कि जो फूड बिजनेस ओनर्स हैं उनको आपको जो न्यू रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं एफएसएसआई के अंडर, जो नए नए कंप्लायंस के लिए एडवाइजरीज आती हैं, वो उनसे हमें इम्प्लीमेंट करवाना होता है। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन, विच मीन्स कि अगर कोई भी बिजनेस ओनर्स एफएसओ के डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो एफएसओ के पास पावर है कि वो उनके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है। एंड द लास्ट इज स्टॉपिंग व्हीकल्स, इसका मतलब ये है कि फूड के जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपको मिल्क ट्रांसपोर्ट करना है तो पूरा चिल्ड एनवायरनमेंट में, आपको रेफ्रिजरेशन वाले एनवायरनमेंट में व्हीकल में वो फूड को आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप व्हीकल भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनके अनुसार उनको फॉलो करके फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने पावर्स देख ली फूड सेफ्टी ऑफिसर की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि झारखंड एफएसओ में पूछा गया था। एज पर सेक्शन 46 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, द फूड एनालिस्ट shall send the analysis report of the food sample within। इसका मतलब ये है कि जो एफएसओ है वो सैंपल्स कलेक्ट करके एफबीओ से वो फूड एनालिस्ट को भेजते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो फूड एनालिस्ट जो है वो कितने दिन में उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अगर आपको फूड एनालिस्ट के बारे में फंक्शंस उसके क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है तो ये आपके दिए गए हैं, सेक्शन 45 में दिया गया है उसके फूड एनालिस्ट के बारे में, उसके रिक्रूटमेंट के बारे में, उसके कि उसको रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है। और सेक्शन 46 में लिखा गया है कि उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे फूड एनालिस्ट के। तो ये आपको सेक्शन 45 और सेक्शन 46 में पढ़ने को मिले। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया फूड सैंपल जो कलेक्शन है उसके प्रोसीजर को लेके। तो इसमें पूछा गया है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड कलेक्ट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस। मतलब कि फूड सेफ्टी ऑफिसर जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उनको उस सैंपल के कितने पार्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। सो द राइट आंसर हियर इज 4। एफएसओ जब भी कोई सैंपल लेता है तो उनको वो सैंपल 4 पार्ट्स में लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय एफएसएस एक्ट 2006। मतलब कि जब एफएसएस एक्ट 2006 आया तो उससे पहले टोटल कितने एक्ट थे फूड कमोडिटीज के लिए, जो कि एफएसएस एक्ट आने के बाद नहीं रहे। तो एफएसएस एक्ट ने टोटल 7 एक्ट्स को रिपील किया, उसके आने के बाद जो 7 एक्ट थे पहले वो नहीं रहे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज 7। तो कौन कौन से एक्ट थे उनको देख लेते हैं एक बार। तो पीएफए था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1954 में आया था, ऑब्वियसली टू प्रिवेंट फूड अडल्ट्रेशन। उसके बाद फूड प्रोडक्ट एक्ट, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर था जो कि 1955 में आया था, जो वेरियस फूड प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता था। उसके बाद मीट प्रोडक्ट के लिए अलग से लॉ था, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, जो कि 1973 में आया था। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर था जो कि 1947 में आया था। एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर था जो कि 1998 में आया था। उसके बाद सोलवेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल का एक ऑर्डर था जो कि 1967 में आया था। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का अलग से ऑर्डर था जो कि 1992 में आया था, जो कि मिल्क प्रोडक्ट जो थे उनको रेगुलेट करता था। तो इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि एडिबल ऑयल पैकेजिंग जो लॉ था वो कब आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन मेंबर इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो एफएसएसआई है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें जो विमेन का पार्टिसिपेशन है वो कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, एटलीस्ट 1/3। तो एक बार देख लेते हैं। फूड अथॉरिटीज कंप्राइजेस ऑफ 22 मेंबर्स ऑफ विच एटलीस्ट 1/3 आर वुमेन। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन who sells any food which is not in compliance with the provisions or regulations of Food Safety Act। तो इसका राइट आंसर है 10 लाख रुपीज।
मतलब कि अगर आप कोई भी फूड आइटम बेच रहे हैं लेकिन आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये झारखंड एफएसओ में पूछा गया है क्वेश्चन। तो सेक्शन 50 से लेके 67 तक जो सेक्शंस है एफएसएस एक्ट में, वो ये जो पनिशमेंट और पेनल्टीज है इनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपको सारे सेक्शन एक बार देख लेने हैं। जैसे सेक्शन 50 में लिखा है कि सेलिंग फूड नॉट ऑफ नेचर और क्वालिटी डिमांडेड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 5 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है इन जनरल, और अगर आप छोटे बिजनेस वाले हैं तो आपको 25,000 तक का फाइन हो सकता है। इस तरीके से सब स्टैंडर्ड फूड के लिए अप टू 5 लाख, मिस ब्रांडेड फूड के लिए अप टू 3 लाख, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए अप टू 10 लाख, फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर के लिए अप टू 1 लाख, फेलियर टू कंप्लाई विद एफएसओ डायरेक्शन अप टू 2 लाख। तो मैक्सिमम जो फाइन है वो 10 लाख का ही है, वो एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आपको हो सकता है। और एक और सेक्शन आएगा कि अगर आप अनसेफ फूड किसी को देते हैं जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है या फिर हुई है, तो आपको 10 लाख का फाइन होगा। सेक्शन 56 में है कि अनहाइजीनिक या फिर अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो आपको 1 लाख का फाइन हो सकता है। अगर आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो 2 लाख का हो सकता है। जनरल कॉन्ट्रावेंशन के लिए, जिसके लिए इन एक्ट्स में पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं है, ऐसा कुछ आप करते हैं तो आपको 2 लाख का फाइन हो सकता है। अनसेफ फूड जिसकी मैं बात कर रही थी, अगर ये होता है और किसी की डेथ हो जाती है तो आपको 10 लाख का फाइन हो सकता है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ टू 6 years। तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट मेंशन है इन एफएसएस एक्ट। उसके बाद सेक्शन 60 में है कि इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम्स में आपको अप टू 2 लाख फाइन हो सकता है। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको अप टू 2 लाख फाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ ये भी हो सकता है। तो ये आपके जो 2 दिए हुए हैं इनमें से आप जैसे भी एडजुडिकेशन ऑफिसर्स को लगता है एज पर योर केस, तो वो आपको फाइन कर सकते हैं। तो ये है अप टू 2 लाख या फिर अप टू 1 लाख, तो उससे कम भी आपका हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 62 में लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सनेटिंग एफएसओ। अगर आप एफएसओ को उनका काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको 1 लाख तक फाइन हो सकता है विद 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद सेक्शन 63 है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं विदाउट फूड लाइसेंस तो आपको 5 लाख तक का फाइन हो सकता है और 6 मंथ की जेल हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 64 टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, विच में अगर आपने एक बार ऑफेंस किया फिर उसको रिपीट किया तो आपको जो फाइन होता है उसका डबल देना पड़ेगा। इस तरीके से आपके यहाँ पे और भी 3 सेक्शंस हैं, ये आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट एफएसएमएस स्टैंड्स फॉर। इसका राइट आंसर है फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। एफएसएमएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये झारखंड एफएसओ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर सेक्शन 3 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, if food article sold in the market contains any inferior or cheaper substance, whether wholly or partly, which is injurious to health, then such products can be called as unsafe. Right answer is unsafe. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 22 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स डज नॉट इंक्लूड। मतलब कि इनमें से कौन सा जो फूड है वो सेक्शन 22 इंक्लूड नहीं करता है। तो बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स, पेरेंटरल्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है पेरेंटरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट 2006, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस इज मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, पैकर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक बार चार्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे जो फार्मर है और जो कंज्यूमर है, खाली ये एफएसएस एक्ट में इंक्लूड नहीं होता है, इनको एफएसएस एक्ट रेगुलेट नहीं करता है। इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं, चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, रिपैकर, इंपोर्टर और ट्रांसपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फूड सर्विस अगर आप करते हैं, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, कैंटीन एंड रिटेलर, इनमें से अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप एफएसएस एक्ट के अंडर आएंगे। आपको जो उसके रूल्स रेगुलेशंस है वो मानने पड़ेंगे। लेकिन ये जो एक्ट है ये फार्मर्स को इंक्लूड नहीं करता, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
Who is responsible for safe food handling in the food premises? तो अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को वो सेफ हो? तो ऑब्वियसली आंसर इज FBO, फूड बिजनेस ऑपरेटर। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फूड अथॉरिटी? तो इसका राइट आंसर है 22 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 16 इज अकॉर्डिंग टू FSS एक्ट 2006 the state food authority is food safety officer, commissioner of food safety, designated officer, or all of the above. So the right answer here is Commissioner of Food Safety. So Commissioner of Food Safety is responsible for implementing all the initiatives of FSSAI at स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ही हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो एक ब्लॉक लेवल या फिर सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर होते हैं। Food safety officers are the officers at block level and subdivision level, and the designated officer, these are the officers at डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं डीओ को, एंड देन आते हैं डीओ जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को। सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस सेक्शन 30 ऑल्सो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है। तो दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 30 ऑफ FSS एक्ट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा FSO, DO और CFS तीनों का रोल क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Section 23 of FSS Act 2006 deals with. So the options are food recall, penalties, labeling of foods and packing of food, and the last option is licensing and registration of food business. So the right answer here is option number C, which is labeling of food and packing of food. So the section 23 of FSS Act mandates proper labeling requirements including nutritional information, ingredient lists, allergen declarations and manufacturing details. Question number 18 is Act order which is not deemed after implementation of Food Safety and Standards Act 2006, which means which act is not repealed after implementation of FSS Act. मतलब कौन से एक्ट को FSS एक्ट आने के बाद हटाया नहीं गया है। So the right answer here is Legal Metrology Act. ये जो एक्ट है ये अभी भी एक्टिव है। Question 19, all of the following will come under FSSAI scanner except, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस मेंशन है इसमें से कौन सा जो आइटम है वो FSSAI के अंडर नहीं आता है, FSSAI उसको रेगुलेट नहीं करता। Which of the following items are not regulated by FSSAI? So the right answer here is option number B, which is raw agriculture product. So FSSAI does not regulate the primary productions, mainly the agricultural productions. इनको एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलेट करता है। So इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फार्मर और प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, जो फर्स्ट में जो है और जो लास्ट में है, ये FSSAI रेगुलेट नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बीट एक्सपोर्टर, प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर, रीपैकर, इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फूड सर्विसेज और रेस्टोरेंट्स, इन सभी को FSSAI रेगुलेट करता है। ये सभी FSSAI के जितने भी न्यू रेगुलेशंस आते हैं एक्ट के अंदर, जो चीज मेंशन है उन सब को इनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेट ऑन विच द फूड बिकम्स द प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब्ड मीन्स। So the right answer here is date of manufacturer. Next question is question number 21. The FSS regulations 2011 came into force on. So the right answer here is option number A, which is 5th of August 2011. So in next slide I have mentioned all the important regulations. So here you can see food safety and standards, licensing and registration of food business, packaging and labeling, food products standards and food additives, contaminants, toxins and residues regulations, prohibition and restrictions on sales regulations, and laboratory and sampling analysis. These 6 regulations were published in 2011. इसके बाद 2016 में health supplements, nutraceuticals, food for special dietary uses, food for special medical purpose, functional food and novel foods, ये रेगुलेशन आया था। 2017 में फिर 3 regulations आए। In 2017 3 regulations were published: food recall procedure, import regulation and organic food regulations. Then in 2018 also
3 regulations came: fortification of food, advertising and claims, and packaging regulation. And in 2020, labeling and display regulations were published. So these are some important regulations you have to remember. So the next question is the permissible limit of aflatoxin M1 in milk as per FSS regulation, contaminants, toxins and residues regulation is. So the right answer here is option number C, which is 0.5 microgram per kg. As per FSS Laboratory and Sample Analysis Regulations 2011, approximate quantity of carbonated water to be supplied is. So the right answer here is 3 liters. तो जब भी हम कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके एनालिसिस के लिए, तो इसकी जो क्वांटिटीज हैं वो रेगुलेशंस में मेंशन है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमको लेनी है. तो हम एक बार देख लेते हैं कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी लेनी है. मैंने टेबल में मेंशन किया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर के लिए मेंशन किया गया है 3 लीटर्स. तो इस टेबल को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ती है पर्टिकुलर सैंपल की फॉर एनालिसिस. कुछ और प्रोडक्ट्स जो उस टेबल में मेंशन नहीं थे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स का हमें 1 किलो लेना पड़ता है, आटा का 500 ग्राम, बिस्किट का 200 ग्राम. सो द क्वेश्चन इज एज पर एफएसएस फूड रिकॉल प्रोसीड्योर रेगुलेशंस 2017 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ए फूड रिकॉल. So the right answer here is obviously food business operators. तो जो बिजनेस कर रहा है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि वो फूड रिकॉल के लिए जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर. उसके साथ ही उसको जो एफएसएसआई की अथॉरिटीज हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, उन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इमीडिएटली. So the last question of this video, as per FSS regulations 2018, fortification of foods, vegetable oil shall be fortified with. So the right answer here is option B, which is vitamin A and D. So the question is, as per FSS Foods for Infant Nutrition Regulations 2020, packaging material used for product shall be free from. So the right answer here is bisphenol A, जिसको BPA भी कहा जाता है. तो as per this regulation, foods for infant nutrition, packaging material which is used for infant nutrition, that should be free from BPA so that the contamination does not harm the infants. So this BPA is a harmful chemical that can leach from the plastic containers to the food. So to protect the health of infants, the packaging materials which are used for infants should be free from BPA. So question number 27 is, under which section of Food Safety and Standards Act may a purchaser analyze the food sample by the food analyst? So the right answer here is section 40. So this section number 40, empowers the consumer or the purchaser to analyze the food he is purchasing. मतलब कि जो परचेजर है वो भी जो फूड खरीद रहे हैं उसको एनालिस्ट के पास भेज सकते हैं, बट देयर इंटेंशन टू गेट द फूड एनालाइज्ड शुड बी डिस्क्लोज टू द शॉपकीपर. उनको ये शॉपकीपर को बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट वो इसलिए खरीद रहे हैं कि वो इसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे. सो ये सब जो पावर दी गई है परचेजर को, ये सेक्शन 40 जो है एक्ट का, उसमें मेंशन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of these are responsible for the implementation of FSSAI? So the right answer here is Ministry of Health and Family Welfare. तो जो FSSAI है, Food Safety and Standards Authority of India, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following claims is prohibited under FSSAI regulations? Option 1 is nutrient rich claims, option 2 is organic certification claims, option 3 is unsubstantiated claims, and option 4 is fortification claims. So the right answer here is option number 3, which is unsubstantiated claims. मतलब कि ऐसे claims जिनका कोई scientific evidence नहीं है, वो claims आप as per FSSAI regulations अपने packaging पे या फिर advertising में नहीं कर सकते हैं. So here you can see the definition of unsubstantiated claims. Any health or nutritional claim made about a food product must be supported by scientific evidence. If it is not supported by scientific evidence, then this will be called as unsubstantiated claim. So any claim that is vague, exaggerated or misleading comes under unsubstantiated claims, and these are prohibited under FSSAI regulations. Next question is,
Which of the following is a referral laboratory as per FSS laboratory and sampling regulations 2011? So this question was asked in Jharkhand FSO. So option number 1 is National Institute of Nutrition Hyderabad. ऑप्शन 2 इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थंजावुर, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, इसको भी बोलते हैं निफ्टम थंजावुर, निफ्टम टी। ऑप्शन नंबर 3 इज CFTRI एंड ऑप्शन नंबर 4 इज DFRL। सो द राइट आंसर हियर इज CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैसूर में है। ये एक रेफरल लेबोरेटरी भी है। Next question is the AgMark standards is set by. So right answer here is option number 3, Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937. So इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स हम देख लेते हैं। इशूइंग अथॉरिटी मतलब कि जो एगमार्क स्टैंडर्ड है, हु इज द इशूइंग अथॉरिटी फॉर दैट एगमार्क स्टैंडर्ड? So the issuing authority is Directorate of Marketing and Inspection, DMI. Under which ministry the AgMark standards come? Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Governing Act कौन सा है? जैसे कि FSSAI का जो Governing Act है वो FSS Act 2006, वैसे ही for AgMark Governing Act is Agricultural Produce Grading and Marking Act of 1937. And the main purpose of this act is to certify agricultural products, mainly spices, honey, pulses, wheat and oilseed. So the next question is question number 32. Bureau of Indian Standard Act 1986 comes under. So the right answer here is option number C, which is Ministry of Consumer Affairs. तो जो BIS है वो Ministry of Consumer Affairs के अंडर आता है। So the question number 33 is the word agmark is derived from, मतलब कि इसकी full form क्या है? What is the full form of this word agmark? So the right answer here is agricultural marking. यहाँ पे जो B दिया हुआ ये नहीं है, इसका right answer है 4th, agricultural marking. So the next question is question number 34. Which of these is not an international standards and statutes? So the right answer here is Bureau of Indian Standards. तो ये जो BIS है ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ISO और WHO गाइडलाइंस, ये सब जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सो द राइट आंसर हियर इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज अकॉर्डिंग टू Codex standards, which of the following food item is hypersensitive? So the right answer here is option number A, सीरियल्स, नट्स एंड मिल्क पाउडर। आपने बहुत सारे फूड प्रोडक्ट देखे भी होंगे जिसमें पीछे मेंशन होता है एलर्जेंस करके, मे कंटेन व्हीट एंड नट्स। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज सीरियल, नट्स एंड मिल्क पाउडर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको काफी हेल्प मिली होगी। आपको सारे टॉपिक्स अगर आपने पहले से पढ़ रखा था तो आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और जरूर आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप MPPSC FSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए